होती है इसके अंदर कोशिका झिल्ली आज अपन पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक। उससे पहले कल मैंने आपको दो प्रकार की कोशिकाओं में अंतर पढ़ाया, एक थी प्रोकैरियोटिक और एक थी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, जिनका केंद्रक सुविकसित नहीं होता वो तो होती है प्रोकैरियोटिक, और जिनका केंद्रक सुविकसित होता है वो होती है यूकैरियोटिक। और अपन ने इस प्रकार पूरे लगभग 7-8 डिफरेंस पढ़े है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर मैंने पढ़ाया कि आपको पादप और जंतु कोशिका, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, ऐसा इनमें डिफरेंशिएट पढ़ा। और अब उसके बाद अपन आज पढ़ेंगे। तो आज अपन अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो बातें थी वो आपकी खत्म हो चुकी कोशिका की, जो बेसिक बातें थी वो कंप्लीट हो गई। बेसिक बातें मतलब कि जिसमें मैंने बताया कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका क्या होती है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। तो इन सभी के बारे में जो पॉइंट थे वो अपन डिस्कस कर लिए। अब अपन थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। और सबसे पहले आज जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होगा उस पोर्शन का नाम है बच्चों, उसका नाम है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। चलो सबसे पहले अपन समझते हैं, ध्यान दो, कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं बच्चों कौन सा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, देखो ध्यान दे, देखिए आराम से। सबसे पहले कोशिका को समझते हैं एक बार। कोशिका में होता क्या है, सबसे पहले मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि यहां पर होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल होती है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर कोशिका भित्ति के बाद अंदर होती है इसके कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑल सेल, अर्थात प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। फिर बीच में होती है आपके केंद्रक, केंद्रक होता है। फिर बच्चों केंद्रक में एक पाई जाती है केंद्रिका, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फिर इससे जुड़ी हुई एक संरचना होती है जिसका नाम होता है ईआर। ये क्या है बताओ, ईआर, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतः प्रदवयी जालिका। ठीक है, उसके बाद यहां पर पाया जाता है बच्चों आपका गोल्जी काय। बोलो ये क्या होता है आपका, गोल्जी काय। पहले पहले आपको कोशिकांग तो याद हो, गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय के पास में बच्चों यहां पर पाया जाता है आपका लाइसोसोम। कौन होता है, लाइसोसोम होता है। ये कोशिकांग होते हैं कोशिका के, लाइसोसोम, ये अपन अंदर के पढ़ेंगे है ना। उसके बाद फिर यहां पर बच्चों आपके सामने यहां पर इस जगह पाया जाता है राइबोसोम। बताओ ये क्या है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। उसके बाद इस जगह आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस जगह होता है आपका कौन सा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद इस जगह आपके पाई जाती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब बताओ कौन सी दानी, रसदानी, कल बताया था मैंने आपको, रसदानी, वैक्यूल्स पाई जाती है। उसके बाद यहां पर आपका होता है तारक काय, सेंट्रियोल, तारक काय, जो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन करता है ना, इसे बोलते हैं तारक काय, सेंट्रियोल, तारक काय, तारक काय होता है। तो इस प्रकार अपने को अलग अलग कोशिकांग पढ़ने हैं। सबसे पहले आती है कोशिका भित्ति, फिर आती है कोशिका झिल्ली, बीच में केंद्रक, केंद्रक में केंद्रिका, जुड़ी हुई संरचना ईआर, अंतःप्रदवी जालिका, यहाँ पर गोल्जी काय, यहाँ पर लाइसोसोम, यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर रसदानी और फिर तारक काय। ये सारे कोशिकांग अपन पढ़ने हैं अपने को। कोशिका भित्ति ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब अपन क्या पढ़ेंगे बताओ, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बारे में क्रेमर और नेगेली दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था सी क्रेमर, है ना भाई, एक का नाम क्या था बताओ, सी क्रेमर, और एक वैज्ञानिक का नाम था बच्चों नेगेली। तो ये दो प्रकार के वैज्ञानिक थे, और इन दोनों वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया। ठीक है, और एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था प्लो। बोलो क्या नाम था, प्लो। इस प्लो ने बच्चों इसे नाम दिया था प्लाज्मा झिल्ली। क्या नाम दिया था, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया था। प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया था, आपके सामने प्लो ने दिया था। वैसे प्लाज्मा झिल्ली नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे, बताओ, प्लो। प्लो ने, और सी क्रेमर और नेगेली, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका झिल्ली बोला था इसको। बाकी जिसको तो पहले जीव द्रव्य कला के नाम से जाना जाता था, प्रोटोप्लाज्म सेल के नाम से जाना जाता था। बाद में फिर कोशिका झिल्ली जो शब्द दिया था वो किसने दिया बताओ, सी क्रेमर और
नेगेली ने दिया, और प्लोव ने इसे क्या कहा था बताओ, प्लाज्मा मेमा, या फिर इसको क्या कहा था बताओ, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से बोला गया। फिर अलग अलग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अलग अलग मॉडल आए थे। जैसे पहले का नाम था लिपोइडल मॉडल, है ना, इसको बनाओ पहले फिर लिखते हैं, बनाओ। तो सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद फिर टॉपिक डालेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन सारी बातें पढ़ते हैं वन बाय वन करके। डन। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कोशिका झिल्ली, हटाएं, चलो ध्यान दें, इधर देखो, आराम से पढ़ते धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी अपने को नहीं, 1 घंटे की क्लास है। देखो सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं किसके बारे में बताओ, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। ध्यान से समझना, नॉलेजेबल क्लास लेनी है तो फिर ध्यान से सुनना पड़ेगा अपने को, सुनते सुनते ही क्या हो जाएगा अपने को याद। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया, पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो आपको मैंने बताया, बताओ किसने दिया था, सी क्रेमर, बोलो किसने दिया था, सी क्रेमर, है ना। और एक वैज्ञानिक था, बताओ कौन सा, नेगेली। ये दो वैज्ञानिक थे, और इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर के आपके सामने बताओ कौन सा शब्द दिया, कोशिका झिल्ली। प्लो एक वैज्ञानिक थे, प्लो, पुलाव नहीं है, प्लो है। प्लो ने इसे क्या नाम दिया था बताओ, प्लाज्मा मेमा, या फिर इसे क्या बोला गया था बताओ, प्लाज्मा झिल्ली बोला था। बोलो क्या बोला था, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्रश्न आ जाएगा कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसने दिया, तो प से प्लाज्मा और प से प्लो, है ना, प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया। बोलो सही बात है, प्लाज्मा झिल्ली क्या दिया बताओ, शब्द दिया। बताओ ये जीवित होती है कि मृत होती है, नेचुरल सी बात है, जभी तो हमारे अंदर है ये। तो पेड़ पौधों में होती है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति तो कैसी होती है, मृत होती है, लेकिन ये कैसी होती है बताओ, जीवित होती है, जीवित होती है। फिर ये होती है चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक क्या बोलेंगे बताओ, चयनात्मक, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का मतलब बताओ, बताओ, चयनात्मक पारगम्य, नाम से स्पष्ट है, चयनात्मक मतलब चयन कर करके पार करवाने देगी। मतलब कि अगर कोशिका झिल्ली नहीं होती तो काम की चीजें भी कोशिका के अंदर चली जाती, और काम की चीजें भी कोशिका से कहां जाती बताओ, बाहर आ जाती। लेकिन काम की चीजें ही अंदर जाए और काम की चीजें ही बाहर आए, मतलब कि चयन कर करके अंदर और बाहर भेजने का जो प्रोसेस होता है, इसलिए उसको नाम बोला गया चयनात्मक पारगम्य। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, बताओ कौन सी, कोशिका झिल्ली। उसके बाद बताओ ये किससे बनी होती है, तो याद रखना ये बनी होती है बताओ किससे, वसा और प्रोटीन से निर्मित। बोलो किससे होती है, वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। बताओ कौन सी, बताओ, सिंपल सी बात है, कौन, कोशिका झिल्ली। डन। फिर कोशिका झिल्ली के बारे में बच्चों बहुत सारे मॉडल आए, जिसमें पहला मॉडल था उसका नाम था लिपोइडल मॉडल। ठीक है, बोलो कौन सा था, लिपोइडल मॉडल। ठीक है, और लिपोइडल मॉडल किसने दिया था, तो याद रखना ये ओवरटोन ने दिया था। बोलो किसने दिया था, ओवरटोन। याद नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल आए थे, सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है। सबसे पहला जो मॉडल आया था उसका नाम था लिपोइडल, और लिपोइडल मतलब होता है लिपिड, लिपिड, लिपोइडल मतलब क्या होता है, लिपिड। इसका मतलब इसने ये बोला था कि पूरी कोशिका किससे बनी है बताओ,
लिपिड से बनी है, मतलब किससे बनी है, वसा से। जबकि ऐसा होता नहीं है, वसा तो वसा के अलावा किससे बनी होती है, प्रोटीन से। तो ये मान्य होगा क्या, नहीं। तो इसके अनुसार बताओ क्या था कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, हाँ कोशिका झिल्ली, पूरी कोशिका झिल्ली किससे निर्मित होती है, वसा से निर्मित। और वसा से निर्मित होती है, इसी वजह से इसको क्या मान लिया गया बताओ, अमान्य। क्या मान लिया गया, अमान्य। कि तुम क्या कह रहे हो बताओ, गलत कह रहे हो, क्योंकि कोशिका तो वसा के साथ साथ किससे बनी है। जब किसने ये बोला कि नाम दिया लिपोइडल, लिपोइडल मतलब लिपिड, तो पूरी कोशिका किससे बनी है बताओ, लिपिड से। जो ये कैसा हो गया, अमान्य, कि ये तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद आया था आपका नंबर 2, और नंबर 2 जो मॉडल आया था इसका नाम था सैंडविच मॉडल। सैंडविच खाने का नहीं है, सैंडविच मॉडल, इसे बोलते हैं PLLP मॉडल। PLLP मॉडल नाम तो सुना होगा आपने, डेनियल और किसने दिया था, है जी, डेनियल और बोलो बोलो बोलो, हाँ डेनियल और डेविसन। तो दो वैज्ञानिक थे ये, डेनियल और बोलो डेविसन, बोलो सही बात है। दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, ड से डेनियल, ड से डेविसन, ड से डेनियल और ड से डेविसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक मॉडल दिया जिसका नाम क्या था बताओ, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में इन्होंने क्या बोला कि ये एक ऐसा मॉडल, देखो नाम देखो, PLLP मतलब कि प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन प्रोटीन तो दोनों तो गए, ब्रेड और बीच में जो मसाला है वो कौन है, लिपिड लिपिड। इसलिए इसको बोला गया सैंडविच मॉडल, कि ऊपर तो प्रोटीन होता है और बीच में क्या होती है, लिपिड होती है। और इस मॉडल को देने वाले कौन थे बताओ, डेनियल और डेविसन। तो इसने ये बोला सबसे पहले, इस वैसे ये मॉडल जो था ये भी मान्य नहीं था। इसमें एक मॉडल आएगा जिसका नाम था तरल मोजेक मॉडल, वो सबसे मान्य था। लेकिन वो मॉडल जो था ना, उसका आधार जो था ना, वो कौन सा मॉडल था, सैंडविच मॉडल था। अगर सैंडविच मॉडल नहीं होता ना, सैंडविच मॉडल नहीं होता तो हो सकता है कि वो मॉडल भी नहीं आता। लेकिन इसने एक रूपरेखा दे दी, इसने ही सबसे पहले बताया था कि जो कोशिका है, झिल्ली है, वो किससे बनी है, प्रोटीन और लिपिड से बनी है। तो इसने सबसे पहले बात तो इसने ही बताई ना। इसने बोला कि कोशिका झिल्ली जो होती है, ऊपर जो प्राइमरी लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, फिर लिपिड होती है, फिर लिपिड होती है, फिर लास्ट में प्रोटीन, मतलब दो आगे और पीछे प्रोटीन होता है जैसे, और बीच में क्या होती है बताओ, वसा निर्मित होती है। इधर देखो, इसने क्या बोला था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है बताओ, प्रोटीन और बोलो वसा, प्रोटीन और वसा। सिंपल याद रखना है, प्रोटीन और वसा से निर्मित होती है। वसा से क्या होती है बताओ, निर्मित। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा से क्या होती है बताओ, निर्मित। इसने बोला कि जो ये मॉडल होता है ना, इसमें लगभग इसकी जो मोटाई है, वो जो मोटाई है ये होती है लगभग 70 से 80 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बताओ, 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है इनकी मोटाई। और कैसे होती है मोटाई, ध्यान देंगे, इधर देखो, डन। ये क्या है, ये वही मॉडल है, देखो ये है P, ये है ये कौन सा मॉडल हो गया, PLLP मॉडल। ये इसकी जो मोटाई होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो मोटाई होती है ये भी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 15 एंगस्ट्रॉम, इसकी मोटाई होती है 15 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों के बीच की मोटाई होती है 5 एंगस्ट्रॉम। जोड़ लो, हो गए 75। तो बताओ कितने के बीच होती है, 70 से 80। आगे समझ में सभी को। तो जो आपकी वसा होती है वो कितना एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और जो लिपिड, ये जो प्रोटीन होता है वो 20, लिपिड 15, फिर इन दोनों के बीच में 5, लिपिड 15 और प्रोटीन बोलो 20। मतलब प्रोटीन तो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, लिपिड होती है 15 एंगस्ट्रॉम, और दोनों के बीच में कितनी मोटाई होती है। तो पूरा सैंडविच कितने कितने एंगस्ट्रॉम का बन गया, 70 से 80 एंगस्ट्रॉम का बन गया, ठीक है। उसके बाद जो यहां पर जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये क्या है, लिपिड, ये भी क्या है, तो लिपिड लिपिड के मध्य बॉन्ड होता है वांडरवाल बॉन्ड। कौन सा होता है, वांडरवाल, बोलो कौन सा होता है, वांडरवाल बंद होता है। इट इज क्लियर। फिर उसके बाद गुरुजी ये वाला बॉन्ड सुनो, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड किस किस के बीच में है, लिपिड और प्रोटीन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ध्यान देना, वांडरवाल बॉन्ड नहीं, इनके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है,
आयनिक बॉन्ड, या तो आयनिक बॉन्ड याद रखना है ना, या स्थिर वैद्युत बॉन्ड। कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत बॉन्ड, या फिर याद रखना हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो ध्यान देना, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? वांडरवाल। और इन दोनों के बीच में कौन सा होता है? आयनिक, स्थिर वैद्युत या हाइड्रो। ऐसा था कौन सा मॉडल बताओ? सैंडविच मॉडल। समझ में तो आया होगा सबको। सैंडविच मॉडल PLLP। सबसे पहले आता है P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड, P फॉर प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। ये 20, ये 20, ये 15, ये 15, बीच में 5। ये दोनों के बीच में बॉन्ड वांडरवाल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आयनिक, स्थिर वैद्युत, हाइड्रो। इस प्रकार ये जो टोटल मोटाई कितनी बताएगी? 70 से 80। और ये मॉडल बताओ किससे बना था? प्रोटीन और वसा। और ये क्वेश्चन दिया था बताओ डेनियल और डेविसन। तो कितने मॉडल हो गए बताओ? 2। पहले का नाम लिपोइडल और दूसरे का नाम सैंडविच। लिपोइडल मॉडल किसने दिया? ओवरटॉन। और सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल और डेविसन। डेनियल और डेविसन ने पहले ये वैज्ञानिक थे बताने वाले, जिसने बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था? कि जो होती है आपकी कोशिका झिल्ली वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है, जिसमें 2 लेयर प्रोटीन की और 2 लेयर किसकी होती है? वसा की। समझ में आ गई? इसके बाद ध्यान से सुनना, जो प्रोटीन होता है बच्चों, जो ये प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन होता है, सिंपल सी बात एक लाइन याद रखेंगे कि ये जो प्रोटीन होता है, ये वाला प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है बच्चों जल स्नेही। बोलो क्या होता है? जल स्नेही। मतलब कि समझ गए? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जल स्नेही होता है, मतलब जल से क्या करता है? ये स्नेह। तो प्रोटीन वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? जल से स्नेह करता है, मतलब कि जल को प्रेम करता है, मतलब जल की तरफ क्या होता है? आकर्षित। फिर दूसरी है वसा। वसा में यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो हेड वाला हिस्सा, अरे मैंने वसा इसे बनाई है ना, तो वसा में एक हेड वाला और एक बताओ कौन सा है? टेल वाला। जो हेड वाला हिस्सा होता है ये होता है ध्रुवीय। कैसा होता है बताओ? ध्रुवीय। और ये होता है बताओ पोलर, और ये होता है नॉन पोलर, मतलब कि कैसा होता है? अध्रुवीय। अगर ध्रुवीय है तो ये तो होता है जल स्नेही। बोलो कैसा होता है? जल स्नेही। और ये होता है जल विरागी। जल विरागी मतलब समझ गए? जल से दूर भागेगा। जल हाँ, हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डरना, और डर के अपन भागते हैं ना, तो ये तो होता है जल स्नेही। और ये क्या होता है? जल विरागी। विरागी मतलब जल से क्या हटेगा बताओ? दूर। और ये जल के क्या आएगा बताओ? पास। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखना इसके 2 भाग होते हैं। प्रश्न सीधा सीधा आता है, क्योंकि ये वसा नॉर्मल नहीं है। यहां पर जो ये वसा होती है ये होती है फोस्फोलिपिड। कौन सी वसा होती है? फॉस्फोलिपिड। जो यहाँ पर जो वसा होती है बच्चों, ये जो वसा होती है ये नॉर्मल वसा नहीं है। ये कौन सी वसा है बताओ? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है, लिपिड मतलब तो वसा, और वसा के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, PO3। और ये होता है ना फॉस्फेट, PO4-2, PO4-2 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के साथ बताओ कौन जुड़ा हुआ है? लिपिड। जैसे ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, फॉस्फोलिपिड हो सकता है। ऐसे लिपिड भी, जैसे वसा 3 प्रकार की होती है, एक सरल वसा, एक संयुक्त वसा, और एक होती है तीसरी मिश्रित वसा। सरल वसा तो सिंपल सरल वसा हो गई। एक होती है संयुक्त वसा। संयुक्त वसा का मतलब होता है कि जब वसा के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ हो। जैसे वसा अकेले हो तो लिपिड, अब लिपिड के साथ क्या जुड़ गया बताओ? फॉस्फेट समूह जुड़ गया, तो फिर ये संयुक्त हो गई। जैसे इसके साथ ग्लाइकोलिपिड आ गया, आ सकता ना ग्लाइकोलिपिड, तो वो फिर लिपिड के साथ कुछ ना कुछ जुड़ गया तो उसको बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं? अकेले लिपिड है तो लिपिड, और लिपिड के साथ कुछ जुड़ गया तो वो क्या कहलाएगी? संयुक्त। जैसे यहाँ लिपिड के साथ कौन जुड़ गया बताओ? फॉस्फो। तो प्रश्न ये भी आ सकता ना कि कौन सी वसा थी? तो ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, अमीनोलिपिड, कौन सा लिपिड? तो आप क्या बताओगे बताओ? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। इसी वजह इसके कितने सिरे हो गए? 2, हेड और टेल। हेड वाला ध्रुवीय, और ये बोलो अध्रुवीय। पोलर और नॉन पोलर, ये कैसा होता है? जल स्नेह। और ये कैसा होता है? जल विरह। बताओ समझ में आ गया पूरा पोर्शन? तो बिल्कुल आसान है। सैंडविच मॉडल को PLLP मॉडल भी कहा जाता है। इट इज क्लियर? तो कितने मॉडल पढ़ लिए? 2। तो अगला मॉडल भी पढ़ेंगे, लिखो इसको।
डन, लिया सभी ने, लिखिए विद डायग्राम। अरे इसकी थ्योरी लिखाने की जरूरत है क्या? एक एक चीज लिखाऊं तुमको कि किसी वसा का शरीर, सिर का हिस्सा अध्रुवीय ध्रुवीय होता है, लिखाऊं क्या ऐसे? तुम कहते तो भी नहीं लिखा था मैं। ठीक है, इसलिए डायग्राम में सब कुछ क्लियर है। एक बोर्ड से सारा सैंडविच मॉडल तुम्हारा क्लियर हो गया। इसके बाद आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो कि दिया था रॉबर्टसन ने। फिर आता सिंगर और निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल, फ्लिप फ्लॉप मॉडल। हो गया। ठीक, डन। तो ये तो वैसे तुमको याद हो गया होगा अब तो, है ना? सुनते ही याद हो जाता है, सुनने पर ध्यान होना चाहिए बस। सुनेंगे तो ऑटोमेटिक क्लास के क्लास में क्या हो जाएगा, याद। बाकी तो कितना ही लिखा हुआ है किताबों में, किताबों में कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? चलो, तो एक कौन सा मॉडल आ गया ये बताओ? सैंडविच मॉडल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन मॉडल है तरल मोजेक मॉडल, जो मेन अपना मॉडल मेन मॉडल है, वो मेन मॉडल इसी से इंस्पायर हुआ। समझ में आ गई? चलो, इसके बाद बच्चों आपका आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। बोलो कौन सा आता है? यूनिट। कौन सा मॉडल था ये? तीसरा। सीक्वेंस याद रखना, पेपर वाला सीक्वेंस पूछ सकता है। पहला सीक्वेंस, पहला कौन सा मॉडल था? लिपोइडल। दूसरा कौन सा था? सैंडविच। और तीसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन, देखो इधर ध्यान दो। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्टसन ने। बोलो किसने दिया था? 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तुमने ये सब। 11वीं क्लास में था ये, जिनकी बायो होगी उनके। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये दिया था रॉबर्टसन ने। इसने केवल फिक्स एक लाइन बोली थी, यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई मॉडल, इकाई झिल्ली मॉडल बोलते हैं इसको। बाकी इतनी इतनी अंग्रेजी तो आती है। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब इसने एक बात बोली थी कि एक एक ही लेयर वसा की होती है, वन लेयर प्रोटीन एंड वन लेयर लिपिड। बस, गलत था ये तो, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी इसने ये बात बोली थी
कि कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन से बनी होती है। उसने काम में ली थी डबल लेयर और इसने काम में ली है सिंगल लेयर। तो बस इसने सिंपल एक लाइन आप याद रखेंगे कि 1 लेयर प्रोटीन देन 1 लेयर लिपिड। तो वैसे नाम ही स्पष्ट है ना, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है? एक। जिसने इकाई झिल्ली की तरह बात की थी, उसने तो बोला था भाई 2 तो प्रोटीन हो गई और 2 किसकी थी? लिपिड की। 2 प्रोटीन और 2 लिपिड। इसने सिंपल एक ही लाइन बोली। क्या लाइन बोली? कि यहाँ तो 1 प्रोटीन की और 1 वसा की। तो ये नॉर्मल मॉडल था, बस सीक्वेंस के लिए लिखाया गया है, बाकी इससे कोई सवाल नहीं आता। मेन जो सवाल आता है उसका नाम क्या बताओ? तरल मोजेक मॉडल। बोल कौन सा है? तरल मोजेक, लिक्विड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल। इससे सवाल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी जो वर्तमान में हम जिस पर काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तरल मोजेक मॉडल। ये भी वर्तमान का मॉडल है। ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल बायोलॉजी कहानी की तरह समझ में आ रही होगी कि वास्तव में हुआ क्या क्या था उस समय। तो यही मेरी टेक्निक है कि मैं आपको बायोलॉजी भी एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो सिस्टम वाइज हर कुछ बताऊंगा, तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। और मेरे से साइंस पढ़ने के बाद आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि आप दूसरों की साइंस आपको समझ नहीं आएगी, आप पढ़ के देख लेना चाहिए। एक बार मेरी अगर आपको समझ में आने लग गई तो आप दूसरों के अंदर मुझे ढूंढने लग जाओगे। किसी की भी क्लास आज खोल के देखना, फिर आपको लगेगा कि वास्तव नहीं, बंद करो इसको, राहुल सर ही ठीक है। ये हकीकत है। ऐसा मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता है। अगर एक बार किसी की छवि अपने माइंड में बैठ जाती है किसी सब्जेक्ट के प्रति की, तो उसी से समझ में आएगी। तो फिर आइंस्टाइन आगे खड़ा हो जाएगा ना, तो भी नहीं आएगी किसी और की। वो माइंड में छवि बन जाती है कि यार वो वैसे बोलते हैं, वैसे समझाते हैं, वैसे समझाते हैं, वैसे समझाते हैं। तो वो एक माइंड का एक साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। तो ध्यान देना, तरल मोजेक मॉडल ये किसने दिया था? तो आपको याद रखना बच्चों, ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। तो प्रश्न तो ये भी आ सकता है डायरेक्ट ही, कभी कभी शॉर्ट में पूछ ले कि बताओ कौन सा मॉडल। एक तरफ लिख देगा मॉडल और एक तरफ लिख देगा इनका वैज्ञानिकों के नाम और बोल देगा मिलान करो, तो कर लोगे ना मिलान। जैसे कि पहला वाला मॉडल दिया था ओवरटोन ने, दूसरा जो मॉडल दिया था वो दिया था डेनियल और डेविसन, तीसरा मॉडल रॉबर्टसन ने, और चौथा मॉडल सिंगर और निकोलसन। अभी तक टोटल 4 मॉडल आ गए। सबसे आधुनिक मॉडल कौन सा है? तरल मोजेक मॉडल, जिसे अपन कहते हैं बच्चों फ्लिप फ्लॉप मॉडल। बोलो क्या बोलते हैं इसे? फ्लिप फ्लॉप मॉडल। देखो बच्चों, इसमें इसने क्या बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है, समझना कितना शॉर्ट में लिखा देता हूं बच्चों, ध्यान। इसने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध तरल होती है। बोल कैसी होती है? क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड होती है। मतलब कि अर्ध तरल, मतलब आधी क्या होती है? तरल होती है। अर्ध मतलब आधी और तरल मतलब तरल में लिक्विड। तो क्वासी फ्लूइड होती है, मतलब हाफ लिक्विड होती है। मतलब कि अर्ध तरल, अर्ध तरल होती है, क्वासी फ्लूइड होती है। मतलब कि आधी तरल होती है और आधी कैसी होती है? ठोस होती है। इसने ऐसा बताया, ध्यान से समझना। इसने क्या बोला? सिंपल सी एक लाइन बोल दी बच्चों। इसने पहले देखो तरल मोजेक में समझो कि तरल मोजेक मॉडल। तो तरल मोजेक मॉडल में बच्चों जो तरल है, ये तरलता दिखाती है वसा को। बोलो किसको दिखाती है? वसा को। तरल का मतलब क्या है? वसा। प्रश्न आ सकता है तरल मोजेक मॉडल में व्हाट इज तरल? तरल क्या है? तो तरल क्या होगी? वसा। और मोजेक अवस्था का मतलब हो गया, बताओ क्या है? बताओ प्रोटीन। मोजेक अवस्था का मतलब क्या है? प्रोटीन। और ये वसा कैसी होती है? तो याद रखना, ये वसा होती है असंतृप्त। कैसी होती है? असंतृप्त, मतलब कि अनसेचुरेटेड। कैसी होती है? अनसेचुरेटेड। 2 प्रकार की फैट होती है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो फैट ये कौन सी होती है बताओ? अनसेचुरेटेड। तो प्रश्न आ सकता है ना कि तरल मोजेक मॉडल में जो वसा होती है वो कौन सी होती है बताओ? असंतृप्त वसा। तो तरल मोजेक में तरल का मतलब तो क्या हो गया? वसा। और मोजेक मतलब क्या हो गया? प्रोटीन। मतलब कि इसने यूं बताया कि पूरा एक समुद्र है, जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, इसमें बीच में टापू बने होते हैं। क्या बने होते हैं? टापू। उसी प्रकार ये पूरा एक वसा रूपी समुद्र है। वसा रूपी समुद्र है जिसमें छोटे छोटे बच्चों क्या बीच बीच में क्या बने होते हैं बताओ? टापू होते हैं, आइसबर्ग होते हैं। और आइसबर्ग क्या होते हैं बताओ? प्रोटीन होते हैं। वसा रूपी समुद्र में, वसा रूपी समुद्र में छोटे छोटे प्रोटीन के हिमखंड आइसबर्ग पाए जाते हैं। क्या बोला इसने? प्रोटीन रूपी आइसबर्ग। क्या बोला बताओ इस मॉडल में? प्रोटीन रूपी हिमखंड। हिमखंड मतलब आइसबर्ग है ना। हिमखंड, हिमखंड किसमें रहते हैं? वसा रूपी समुद्र में तैरते हैं। समुद्र में क्या करते हैं बताओ? तैरते हैं। समुद्र में तैरते हैं, समुद्र में तैरते हैं। तो याद रह जाएगा सभी को। अब आपको मैं इसका मॉडल का भी चित्र भी कल बता दूंगा मैं, इसका चित्र कि क्या अंतर था। देखो इस वाले मॉडल में और सैंडविच मॉडल में क्या अंतर है समझना। सैंडविच मॉडल में तो ये बताया गया था कि लेयर होती है, उनकी लेयर होती है। मतलब कि पहले पी, फिर एल, फिर एल, फिर पी, लेयर होती है। इसने यूं नहीं बोला। इसने क्या बोला कि पूरा समुद्र वसा से भरा है। और इसमें जो
प्रोटीन है ना, ऐसे जो प्रोटीन है वो इस प्रकार होते हैं, जैसे इधर देखो, ये पूरा एक समुद्र बना पड़ा है वसा का, ठीक है। जैसे इधर मैं समझाता हूं, देखो इधर, जैसे कि ये आपका वसा है, इसमें वसा रूपी क्या है बताओ, ये समुद्र है, समझना। आपको अच्छे से प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएगी तब जब आप समझेंगे इसको। ये वसा रूपी पूरा समुद्र है बच्चों, इसमें पूरे में क्या भरी हुई है, वसा। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो इसमें ऐसे धसा हुआ होता है, ऐसे। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये प्रोटीन क्यों दशा होता है? ये प्रोटीन इसलिए दशा होता है ताकि इसमें जो फूड होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, मतलब कि भोजन का क्या हो सके बताओ, परिवहन हो सके। तो प्रोटीन का काम क्या होता है यहाँ पर, कि इसमें भोजन का क्या करना बताओ, परिवहन करना। भोजन का क्या करना, परिवहन करने के लिए बीच बीच में क्या दसे हुए होते हैं बताओ, प्रोटीन। तो तरल मोजेक मॉडल का मतलब, तरल का मतलब हो गया ये पूरी वसा, और इसमें मोजेक मतलब हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन धसे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन बाहर की ओर होते हैं और कुछ प्रोटीन कहाँ होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, जो भोजन का संग्रहण का या भोजन का परिवहन का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? फर्क क्या था, उसने तो बताया लेयर के रूप में, और इसने बताया कि ये अंदर धसे हुए होते हैं। क्या वैसे होते हैं, जैसे ये पूरा समुद्र था, इसमें बीच बीच में टापू बने होते हैं ना, वैसे टापू जो होते हैं वो किसके थे, टापू प्रोटीन के टापू थे, और पूरा समुद्र किसका था, वसा का था। तो उसने तो सीधा लेयर के रूप में बताया था, और इसने बोला था प्रोटीन धसे हुए होते हैं जो भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अर्थात की परिवहन करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? चलो लिखो। डन। चलो, तो समझ गए आप मेरी बात को? तो एक बात बिल्कुल सिंपल याद रखना। क्या याद रखोगे गुरुजी? तो आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा कि अपने को कितने मॉडल याद रखने हैं टोटल, बताओ? चार। चारों मॉडल याद हो गए। पहला मॉडल कौन सा था बताओ, पहला मॉडल बोलो, पहला मॉडल कौन सा था? लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल किसने दिया था? ओवरटॉन ने। इसने बोला था कि पूरी कोशिका किस झिल्ली किससे बनी है, वसा से। कतई क्या था, गलत। दूसरा मॉडल था PLLP सैंडविच मॉडल, जो कि दिया था डेनियल और डेविसन ने। इसने बोला था कि पूरी जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसमें टोटल उसकी जो मोटाई है वो 75 से लेकर के 80 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है।
ये बात इसने बोल दी। तीसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था जो ओवरटोन ने दिया था और इसने बोला कि पूरी कोशिका एक ही झिल्ली की बनी है, वो भी गलत हो गया। फिर आता है तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल को फ्लिप मॉडल, फ्लो मॉडल भी कहा जाता है। इसने बोला था कि वसा रूपी समुद्र के अंदर जो आइसबर्ग के रूप में प्रोटीन जो होता है वो धसा हुआ रहता है, अर्थात प्रोटीन अंदर की ओर धसा होता है। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जो बाहर होता है वो बाह्य प्रोटीन, और जो अंदर धसा हुआ होता है वो अंदर वाला प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जो होता है वो लेयर के रूप में नहीं होता, अंदर धसा हुआ होता है और वसा रूपी समुद्र होता है। ये बताया था फ्लिप फ्लॉप मॉडल, जिसमें तरल मोजेक मॉडल भी कहते हैं। तरल का मतलब वसा और मोजेक अवस्था का मतलब बताओ क्या होता है, प्रोटीन होता है। इट इज क्लियर? यस। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखें, लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ध्यान दें। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण, समझ गए ना? मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, समझ गए आप आगे का? मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? कोशिका झिल्ली का रूपांतरण। रूपांतरण होता है कोशिका झिल्ली का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। आप देखो, सबसे पहले अपन कोशिका झिल्ली का समझते हैं इनफोल्ड। इनफोल्ड, इनफोल्ड का मतलब है अंतर्वलन। तो लेकिन मैंने बताया कि ये हिंदी में मत पढ़ना, इसको पागल हो जाओगे। अंतर्वलन, अब देखो कितना खतरनाक है। जबकि इनफोल्ड, इनफोल्ड मतलब समझ गए होंगे कि जब उसका रूपांतरण करेंगे तो उसको फोल्ड कहाँ करना है, अंदर की ओर फोल्ड करना है। और अंदर की ओर फोल्ड करने का वो बताया था मैंने कल की क्लास, याद करो, मीजोसोम। याद आया होगा जरूर से जरूर कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर श्वसन करने वाला अंग होता है मीजोसोम। और यहां पर चित्र बनाया था, याद करो मैंने, जो अंदर की ओर धसा हुआ होता है उसे बोलते हैं मीजोसोम। मैंने बताया था कोशिका झिल्ली अंदर की ओर धस जाती है उसे कहा जाता है मीजोसोम, पढ़ाया था क्या? तो मैंने हल्का सा हिंट कल दे दिया था। इनफोल्ड मतलब होता है अंदर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे ये पूरी आप कोशिका झिल्ली है या शायद कोशिका भित्ति है, इस कोशिका झिल्ली जो होती है बच्चों, ये ऐसे अंदर की ओर धस जाती है। समझ गया आप मेरी बात को? वैसे ये कोशिका झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली है, और ये कोशिका झिल्ली बच्चों जब कहां धस जाती है, अंदर की ओर, तो जहां से अंदर धसी है इसे क्या कहा जाता है बताओ? मेजोसोम। क्या कहा जाता है? मेजोसोम। मतलब कोशिका झिल्ली का अंदर धसा हुआ भाग ही क्या कहलाता है बताओ? मेजोसोम। समझ गए होंगे ना आप चित्र को? तो कि जो अंदर धसा हुआ भाग है, कोशिका जो झिल्ली होती है इसका अंदर धसा हुआ जो भाग होता है, इस अंदर धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? मेजोसोम। तो इनफोल्ड हो गया ना, ये अंदर की साइड फोल्ड हो गया, तो अंदर की साइड फोल्ड होने से क्या बनता है बताओ? मेजोसोम। और मेजोसोम आपको मैंने कल बताया था, एक तो किसमें काम करता है बताओ? श्वसन के अंदर। मेन काम इसका क्या होता है बताओ? श्वसन में। तो मेजोसोम किसमें काम करता है बताओ? श्वसन में। इसके अलावा मेजोसोम जो काम करता है वो करता है द्विखंडन में। बोलो किसमें करता है? द्विखंडन में, अर्थात बाइनरी फिजन में। बोलो किसमें करता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जानते हो क्या? द्विखंडन जानते हो क्या? द्विखंडन मैंने बताया था रिप्रोडक्शन की एक विधि होती है, जैसे अमीबा, जैसे मैंने बताया अमीबा, तो ये अमीबा होता है, ठीक है। जैसे अमीबा बूढ़ा होता है तो बूढ़ा होते ही अमीबा कितने भागों में टूट जाता है बताओ? 2 भागों में टूट जाता है। और इसी को बोलते हैं बताओ क्या? द्विखंडन। नाम से स्पष्ट, द्वि मतलब 2, खंडन मतलब टूट जाना। तो जब भी कोई जीव 2 भागों में टूट जाता है तो उसको तोड़ने वाला बताओ कौन होता है आपका? मेजोसोम। तो मेजोसोम 2 काम आता है। पहला जो काम आता है वो क्या आता है बताओ? श्वसन। और दूसरा काम क्या आता है बताओ? द्विखंडन। तो बस सीधा सीधा याद रह जाएगा। तो इनफोल्ड में, इनफोल्ड की स्थिति में, जो इनफोल्ड की स्थिति में बनता है वो क्या बनता है बताओ? मेजोसोम। और ये मेजोसोम क्या काम करता है? श्वसन और द्विखंडन। अब दूसरा होता है, इनफोल्ड हो गया, दूसरा कौन सा आएगा बोलो? आउटफोल्ड। मतलब अब फोल्ड कहां होगा? बाहर की ओर। और बाहर की ओर फोल्ड होता है तो एक संरचना बनती है बच्चों, और उस संरचना का नाम होता है बच्चों माइक्रोविलाई। सुना होगा आपने नाम, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई को अंग्रेजी में बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर, लेकिन ये हिंदी के शब्द कोई भी याद नहीं रखेगा। माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर, क्या नाम है ये? सीधा माइक्रोविलाई। ये कहां फोल्ड होगा? बाहर की ओर। जैसे कि आपकी कोशिका झिल्ली है तो ऐसे बाहर की ओर होगा ऐसे। आज के बाद कोई पूछ ले व्हाट इज माइक्रोविलाई, व्हाट इज माइक्रोविलाई, तो क्या बताओगे आप? बोला कोशिका झिल्ली का बाहरी रूपांतरण क्या कहलाता है बताओ? माइक्रोविलाई। आपसे पूछो व्हाट इज मेजोसोम, तो कोशिका झिल्ली का आंतरिक रूपांतरण, दिस इज इट कॉल्ड मेजोसोम। समझ में आ गई? अब बताओ ये माइक्रो जो विलाई होता है बच्चों, ये कहां पर होता है? तो ये ध्यान रखना, एक तो कहां पर होता है, एक तो होता है पीसीटी में। पीसीटी जानते हो क्या? पीसीटी नेफ्रॉन पढ़ाऊं, हाँ। नेफ्रॉन के अंदर होता है पीसीटी, डीसीटी, हेनले का लूप, नाम सुने होंगे आपने। हेनले का लूप ऐसे करके आपने एक बनाई होगी संरचना, देखी होगी 10वीं क्लास में जरूर देखी होगी। यूं करके फिर ऐसे करके हेनले का लूप बनता है, ये ऐसे करके।
10वीं क्लास में भी दे रखा है चित्र, तो फर्जीवाड़े से पास हो गया है, हो गया। ध्यान देना, तो ये यू आकार की नली को बोलते हैं हेलने का लूप, और यहां पर होता है पीसीटी, और इस जगह बताओ क्या होता है, डीसीटी। इसे बोलते हैं हिंदी में समीपस्थ कुंडलित नली का, क्या बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नली का, पीसीटी। तो अभी तुम्हारे काम का नहीं है बस, लेकिन पता होना चाहिए कि माइक्रोविलाई कहां पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, बताओ कहां पर पाया जाता है, पीसीटी में पाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात को। और इसके अलावा एक पाया जाता है इलियम, छोटी आंत का भाग होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होते हैं, है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और बोलो इलियम, 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो कहां कहां पाया जाता है बताओ, एक तो पीसीटी, और एक क्या पाया जाता है, हाँ। अब ये करती क्या है माइक्रोविलाई, तो इसका माइक्रोविलाई का कार्य देखना बच्चों, ये क्या करती है, अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। बोलो क्या करती है, अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को क्या कर देती है बताओ, बढ़ाती है। जो आपका अवशोषण, अरे मेन काम होता है इसका अवशोषण करना, अवशोषण का मतलब ऑब्जर्व करना। अरे ऑब्जर्व नहीं होता का अवशोषण करना। जैसे आप कभी मान लो वो देखा होगा तुमने, मिट्टी देखी, मिट्टी, मिट्टी पे पानी डालते, मिट्टी क्या कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है। तो ऑब्जर्व करने का जो काम होता है ना, जो अवशोषित करने का काम होता है, वो अवशोषित करने का काम कौन करती है बताओ, माइक्रोविलाई। तो अवशोषित, तो ये माइक्रोविलाई क्या करती है, जो अवशोषण करने के लिए उस अवशोषण का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उस एरिया को बढ़ा देती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को कौन बढ़ाती है, तो क्या बताओगे, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई क्या है, तो आप बताओगे कोशिका झिल्ली का बाहरी रूपांतरण, मतलब कि आउटफोल्ड जो कहलाता है, उसे क्या कहते हैं बताओ अपन, माइक्रोविलाई कहते हैं। समझ में आ गया। तो इनर फोल्ड, जो इन फोल्ड होता है उसे क्या कहते हैं बताओ अपन, मीजोसोम। और आउटर फोल्ड में क्या बनता है बताओ आपका, माइक्रोविलाई। एक और बनता है भी, उसका नाम बताया जाएगा। तो याद रखना, 2 चीजें याद रखना, एक तो होता है इन फोल्ड और एक होता है बताओ कौन सा, आउट फोल्ड। याद हो गया सभी को, चलो लिखो। डन। मीजोसोम, कौन सा सोम, मीजोसोम। लिखिए। बोलो डन। अगला देखिए बच्चों, आउटफोल्ड का अगला है लोमासोम। बोलो कौन सा है, लोमासोम। ध्यान से सुनना, आपने पहली बार ही नाम सुने होंगे वैसे, ये लोमासोम। बोलो कौन है बताओ, लोमासोम। तो ये बिल्कुल समझेंगे ध्यान से, लोमासोम लिखेंगे कोई नहीं, लोमासोम। पहली बात तो गुरुजी ये किस में पाए जाते हैं, तो याद रखना कवक में उपस्थित होते हैं। कवक मतलब फंगी हो गए,
बताओ किस में उपस्थित होते हैं? कवक में। कवक में उपस्थित होते हैं, बताओ कौन? लोमासोम। पहली बात तो याद रखना। दूसरी बात, गुरुजी ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में। इधर देखो, ध्यान दो। आपको पता है कि सबसे पहले कोशिका भित्ति होती है और फिर कौन होती है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में बताओ क्या पाए जाते हैं? बताओ लोमासोम। लेकिन ये केवल किस में पाए जाते हैं? बताओ कवक में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? बताओ ये करते हैं कोशिका झिल्ली का वृद्धि करवाते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली में क्या करवाते हैं? बताओ वृद्धि करवाते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली की वृद्धि करवाते हैं। ये तो अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जबकि ये कोशिका झिल्ली की वृद्धि करवाते हैं, सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ करवाते हैं। तो बताओ इसका काम क्या? बताओ ये क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली की वृद्धि क्या करते हैं? बताओ कोशिका झिल्ली की वृद्धि। तो आपको याद रखना, बिल्कुल सिंपल सी लाइन याद रखेंगे। बताओ ये क्या करता है? कोशिका झिल्ली की क्या करती है बच्चों? वृद्धि करने में। तो कोशिका झिल्ली की जो वृद्धि करती है वो कौन करती है? बताओ लोमासोम, है ना। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो एक का नाम याद रखना मूरे। एक तो कौन है? बताओ मूरे। और एक का नाम याद रखना मैक एयर। बोलो क्या नाम है? मैक एयर। तो दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखेंगे। एक का नाम क्या? बताओ ये शब्द किसने दिया था? लोमासोम, मूरे और मैक एयर। इन्होंने ये शब्द दिया था, मूरे और मैक एयर। और ये किस में पाई जाती है? कवक में पाई जाती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। मतलब कोशिका झिल्ली की लंबाई में या उसकी आकार में किसी में वृद्धि करती है। लेकिन कोशिका झिल्ली की वृद्धि से संबंधित बताओ कौन होता है? लोमासोम। और अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाने का काम कौन करती है? बताओ माइक्रोविलाई। इट इज क्लियर? लिखो। लिख लिया? चलिए आगे देखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं, आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। आइए ध्यान दो बच्चों, एक शब्द आता है डेस्मोसोम। इधर देखिए, डेस्मोसोम शब्द क्या आएगा? बताओ डेस्मोसोम। नजर बोर्ड पे लगाना। डेस्मोसोम, व्हाट इज डेस्मोसोम? वो तो अलग है, डिक्टियोसोम है। ये डेस्मोसोम है। डेस्मोसोम सुनिए, ये आपकी एक कोशिका झिल्ली ये दूसरी कोशिका झिल्ली, दोनों जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? मतलब ये ना तो इनफोल्ड में आता ना आउटफोल्ड में आता। तो ये भी प्रश्न बन सकता है ना, निम्न में से कौन सा इनफोल्ड और आउटफोल्ड दोनों का रूपांतरण नहीं है? कौन है बताओ? डेस्मोसोम। डेस्मोसोम इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ आउटफोल्ड एंड इनफोल्ड बिकॉज दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ टू सेल्स, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दो कोशिकाएं हैं और दोनों कोशिकाओं का जो जहां पर प्लाज्मा झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जहां पर टच होती है, जहां पर दोनों मिलती है, उसको कहते हैं बताओ डेस्मोसोम। और इसे बोलते हैं वेल्डिंग पैलेस। क्या बोलते हैं इसे? अरे भाई राइट है। तो जहां पर वेल्डिंग क्यों करते हैं? वेल्डिंग क्या इसके लिए करते हैं? दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए। तो इसे कौन सा पैलेस बोलेंगे? वेल्डिंग पैलेस। तो दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ? डेस्मोसोम। और ये डेस्मोसोम वाले स्थान को क्या कहा जाता है? वेल्डिंग पैलेस। जहां पर वेल्डिंग जुड़ गए ना दोनों, और ये जो वेल्डिंग पैलेस होता है किसका बना होता है? तो याद रखना, ये बना होता है टोनो फाइब्रिल। बोलो किसका बना होता है? टोनो फाइब्रिल तंतुओं का बना होता है। बोलो किसका बना होता है? टोनो फाइब्रिल तंतु मतलब फाइबर्स का बना होता है। टोनो फाइब्रिल तंतुओं अर्थात टोनो
फाइबर्स तंतुओं का बना होता है। कौन बताओ? वेल्डिंग पैलेस। तो ये सवाल भी आ सकता है, पता है आपको? तो ध्यान रखना, यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज डेस्मोसोम? डेस्मोसोम इज द कॉमन पैलेस ऑफ 2 सेल, है ना, दोनों सेल की प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? डेस्मोसोम। और इसकी जो वेल्डिंग पैलेस होता है, ये जो वेल्डिंग पैलेस होता है किसका बना होता है? टोनोफाइब्रिल तंतुओं का बना होता है। मतलब कि ना तो ये डेस्मोसोम इनफोल्ड है या फिर आउटफोल्ड है, दोनों फोल्ड नहीं है, ये दोनों का क्या है बताओ? मिलने वाला स्थान, जिसे क्या कहा जाता है? वेल्डिंग पैलेस। तो लिखो नोट लगा के, डेस्मोसोम, डेस्मोसोम। दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली, दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली जिस स्थान पर मिलती है, दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली जिस स्थान पर मिलती है, दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली जिस स्थान पर मिलती है उसे डेस्मोसोम कहते हैं, उसे डेस्मोसोम कहते हैं। डेस्मोसोम कहते हैं। यह एक प्रकार का वेल्डिंग पैलेस है, यह एक प्रकार का वेल्डिंग पैलेस है, यह एक प्रकार का वेल्डिंग पैलेस है जो टोनोफाइब्रिल तंतुओं से बना होता है, जो टोनोफाइब्रिल तंतुओं से बना होता है, जो टोनोफाइब्रिल तंतुओं से बना होता है, जो टोनोफाइब्रिल तंतुओं से बना होता है। क्या बताओ, समझ में आ गया सभी को? हाँ बताओ, समझ में आ गया सबको? इट इज क्लियर? तो देखिए बच्चों, सभी विद्यार्थी कॉपी बंद कर दो, अपना टाइम हो चुका है आज का। ध्यान देंगे सभी प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल आसान पॉइंट चल रहे हैं आपके। लेवल तो बढ़ा दिया है अब मैंने बताया था 2 दिन बेसिक चलेगा, 3 दिन बेसिक चलेगा, है ना? तो बिल्कुल अलग लेवल की चीजें चलेगी यहाँ पर, है ना? तो शुरुआत के 2-3 दिन बेसिक बातें पढ़ ली मैंने कि बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और कोशिका भित्ति। आज अपन ने कोशिका की कोशिकांग पढ़ना चालू किया। पहले पढ़ी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करें तो सबसे पहले मेन बात याद रखना, कोशिका झिल्ली की खोज करता कौन है? तो याद रखना, सी क्रेमर और नेगेली, सी क्रेमर और नेगेली। फिर बताओ प्लोव ने क्या नाम दिया था? बताओ, प्लाज्मा झिल्ली। फिर बताओ ये कैसी होती है? जीवित। और कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। और कैसी होती है? वसा और प्रोटीन से निर्मित। फिर बताओ सबसे पहला कौन सा मॉडल आया? लिपोइडल। लिपोइडल मॉडल किसने दिया? ओवरटॉन। किसने दिया? ओवरटॉन। और इसने बताया कि पूरी कोशिका झिल्ली किससे निर्मित होती है? वसा। लेकिन ये तो कैसा था बताओ? अमान्य। नंबर दूसरा मॉडल बताओ कौन सा आया? सैंडविच, जिसे क्या कहा गया? PLLP। जो किसने दिया बताओ? डेनियल और डेविसन। PLLP का मतलब है प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। टोटल मोटाई कितनी होती है? 70 से 80। ये बोलो 20, ये 20, 15 15 5। दोनों के बीच में कौन सा? वांडरवॉल। और यहाँ दोनों के बीच में आयनिक, स्थिर विद्युत या हाइड्रोजन बंध। जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है कैसा होता है? जल स्नेही। वसा में 2 भाग होते हैं, क्योंकि कौन सी वसा होती है? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। इसके कितने भाग होते हैं? 2। ऊपर वाला ध्रुवीय, ऊपर वाला ध्रुवीय, नीचे वाला अध्रुवीय। ध्रुवीय है तो कौन सा? स्नेही, जल स्नेही। और ये बोलो जल विरागी। फिर अगला मॉडल कौन सा आया बताओ? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो किसने दिया बताओ? रॉबर्टसन। फिर बताओ कौन सा आया? तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल में तरल का मतलब क्या होती है बताओ? वसा। और मोजेक अवस्था का मतलब प्रोटीन। इसका मतलब पूरा जो समुद्र है वो किसका है? वसा, जिसमें आइसबर्ग के रूप में कौन होता है? प्रोटीन। और इसका मतलब कोशिका झिल्ली कैसी होगी बताओ? अर्ध तरल। और ये बात किसने बताई? सिंगर और निकोलसन। इसमें जो प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन तो अंदर दसे हुए होते हैं और कुछ प्रोटीन कहाँ होते हैं? बाहर तैरते हुए हो रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होता है। तो एक तो होता है इनफोल्ड, एक होता है आउटफोल्ड। इनफोल्ड में बताओ क्या बनता है? मेजोसोम। और मेजोसोम क्या करता है? श्वसन। और क्या काम करता है बताओ? द्विखंडन।
द्विखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन। अगर आउटफोल्ड की बात करेंगे तो कितने भाग बनेंगे? 2। आउटफोल्ड में पहला भाग कौन सा होता है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो क्या करता है बताओ? अवशोषण के लिए जो सतह होती है उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम कौन करती है? माइक्रोविलाई। जबकि लोमासोम जो होती है केवल किस में पाई जाती है? कवक में। और ये किसको बढ़ाती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को बढ़ा देती है। कोशिका झिल्ली की वृद्धि करवाने का काम कौन करती है बताओ? लोमासोम। और ये लोमासोम के खोजकर्ता कौन है? मूरे और मैकेयर। ये कहां पाई जाती है बताओ? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में। जब भी कोशिका झिल्ली में क्या करती है बताओ? वृद्धि। फिर बताओ इनफोल्ड और आउटफोल्ड दोनों का ही पार्ट कौन सा नहीं है बताओ? डेस्मोसोम। डेस्मोसोम इनफोल्ड और आउटफोल्ड दोनों का ही भाग नहीं है। ये वह भाग है जहां पर दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? डेस्मोसोम। और इस पैलेस को क्या कहा जाता है? वेल्डिंग पैलेस। और ये वेल्डिंग पैलेस किसका बना होता है? टोनोफाइब्रिल तंतुओं से बना होता है। क्या बताओ क्लास समझ में आ गई क्या? एकदम याद भी हो गया? हो जाता है ना याद? हाँ, तो इसलिए तो मैं पैसा लेता हूँ, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा मजेदार तरीके से, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। ये टॉपिक कम से कम अपने को 17 से 18 घंटे लगेंगे इसमें, ठीक है। बड़ा चैप्टर है कोशिका। पहला ही चैप्टर बहुत बड़ा उठाया है पढ़ने, चाहते तो छोटा उठा लेते, लेकिन मेरा ये था कि कोशिका इज द स्मॉल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, तो सबसे पहले यहीं से चालू करो। कोशिका के बाद सिस्टम पढ़ेंगे, फिर अपन पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र वो पढ़ाएंगे। तो पहले जब कोशिका समझ में अच्छे से आएगी ना, तो फिर आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आएगी अपने को। लेकिन कोशिका अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो आगे दुख दर्द बढ़ते ही जाएंगे, समझ में आएगी ना। तो पहले पहले मेन मुद्दा है कोशिका को अच्छे से पढ़ना। कोशिका अच्छे से पढ़ोगे आगे लोड ही नहीं आएगा आपको, कोशिका अच्छे से नहीं पढ़ोगे आगे दुख दर्द बढ़ेंगे। इसलिए कोशिका मैंने सबसे पहले पढ़ाया, फिर कोशिका के बाद अपन सिस्टम चालू करेंगे। सबसे पहले अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। दूसरी बात, कभी भी इसको जनरल साइंस से कंपेयर मत करना, ये जनरल साइंस नहीं है, ये जनरल साइंस बिल्कुल नहीं है। जनरल साइंस में हम कभी इतना पढ़ाते नहीं, तुमने तो पढ़ रखी है पूरी साइंस। जनरल साइंस में ये चीजें कभी नहीं आती है। जनरल साइंस के अंदर केवल मात्र बताया जाता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और सीधा कोशिकांग चालू करते हैं। यहाँ कोशिकांग चालू होने में भी 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे तक अभी कोशिकांग चालू ही नहीं होंगे, समझ में आ गई। इसके बाद आपको सेकंड ग्रेड सब निकल जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आराम से पढ़ो, प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, और अच्छे से घर जाके केवल 10 मिनट, मैं इतना याद करा देता हूँ कि घर जाके 10 मिनट में आदमी पढ़ सकता है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट बता रहा हूँ। अगर 10 मिनट अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो घर जाने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% याद हो जाएगा। लेकिन घर जाके नहीं पढ़ोगे तो आज का बर्डन कल, कल का बर्डन परसों, और ऐसे बर्डन बढ़ता जाएगा। पता लगेगा कि सेल टॉपिक में ही 17 घंटे लग गए, इतना कंटेंट फिर तुम एक साथ कभी पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए रोज का रोज पढ़ लो, 10 मिनट का टाइम निकालो अपने लिए, घर जाते 10 मिनट आराम से पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सुबह 11:30 बजे वाली क्लास लो आराम से, मजा आया होगा आज की क्लास में भी। बॉटनी पढ़ाई थी आज मैंने, सुबह कितने बजे बताओ? 11:30 बजे। इसमें मैंने प्लांट स्टार्ट कर दिए हैं। क्या स्टार्ट कर दिए? प्लांट। वो क्लास लेना चालू करो, फायदेमंद करेगी, जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा करेगी। अभी तुम्हारे पास बहुत पढ़ने का टाइम है। लास्ट टाइम मैं आपकी क्रैश कोर्स में रिवीजन क्लासें लगाऊंगा, वो रिवीजन क्लासें देख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन रिवीजन क्लासें उसी को समझ में आती है जिसने बहुत डीपली पहले पढ़ा होगा। तो रिवीजन क्लासों में क्या करवाऊंगा? कुछ नहीं करवाऊंगा। रिवीजन क्लासों में इधर लिख दूंगा मॉडल, और इधर लिख दूंगा इनके खोजकर्ता, और इधर लिख दूंगा इनके कुछ विशेष बातें। लेकिन ये किसको समझ में आएगी? जिसने पहले डीपली पढ़ा है। अगर डीपली नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट क्रैश कोर्स में पढ़ोगे, तो वही तुम्हारे रटने जैसा काम होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़ दो कि लाइफ टाइम अपने को आवश्यकता ही नहीं पड़े। फिर नोट्स को आराम से रगड़ देना पूरे को, जितने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। दूसरी बात, और एक ही चीज को बार बार पढ़े, यूं नहीं है कि साहब अभी इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, कल उससे, ऐसे टाइम पास नहीं करें। एक ही चीज को बार बार पढ़ें, अच्छा पढ़ें। टॉपिक हो तो तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, तो टेस्ट में जैसे आज टॉपिक होगा तो कल ही टेस्ट लूंगा, तो तुम्हारे को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए रोज का रोज पढ़ लीजिएगा। मैं जैसे आज टॉपिक खत्म, वैसे टॉपिक खत्म होने में भी टाइम लगेगा। अभी तो पूरे कोशिकांग बाकी है, पूरा सेल डिवीजन बाकी है, कोशिका विभाजन भी तो पढ़ाऊंगा, पूरा सेल डिवीजन सब कुछ पढ़ा हुआ है तो भी इसमें, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि है ही सिलेबस इतना बड़ा। सोचो अगर आप नॉर्मल 11वीं 12वीं पढ़ते हो तो 11वीं का कोर्स करने में 1 साल लगता है, और 12वीं का कोर्स करने में भी 1 साल लगता है। कितने साल लगेंगे? 2 साल। तो 2 साल नहीं तो अपन को 1 साल तो लगेगा ही सही यार, नेचुरल सी बात है भाई। 2 साल का कंटेंट पढ़ने में 1 साल तो मान लो, तो 1 साल तो लगेगा। 1 साल नहीं तो भी कम से कम 8-9 महीने तो लगेंगे, तो टाइम तो लगेगा, नेचुरल सी बात है। वो भी मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा, जब हम सब मिल करके पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा। तो आराम से निश्चिंत हो, आराम से पढ़ो। कोई दूसरा पढ़ाएगा, उनकी समझ में नहीं आएगा तो मैं पीछे खड़ा ही रहता हूँ हर टाइम में। मैं सब पढ़ा जानता हूँ, कि साइंस पूरी पढ़ा जानता हूँ मैं। समस्या मेरे साथ टाइम की आती है बस, क्योंकि मेरे पास काम का लोड ज़्यादा। ये 1 घंटा भी निकाल रहा हूँ तो मान के करो कि मैं मेरे जिंदगी का पूरे दिन का बहुत बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा मैं निकालता हूँ कि ठीक है वहाँ लेब स्टैंड के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा आराम से, जूलॉजी में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के भी बहुत सारे लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर इस पूरे लेक्चर को एक बार रिकॉर्ड हो जाए, फिर इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा पूरे को ही, 17-18 घंटे जितने भी घंटे का है ना, सारा यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो तुम आराम से एक बार यूट्यूब पे डबल स्पीड में करके उसका क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, तो तुम्हारा इजी गोइंग समझ में आ जाएगा तुमको। समझ में आ गई मेरी बात? चलो अब आराम से निश्चिंत हो, घर जाओ और रिवीजन करो, ठीक। थैंक यू।